हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है इकोनॉमिक्स का, जिसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा वीडियो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स से जो बेसिक कंसेप्ट था वह क्लियर हो गया होगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं चेक किया है वो जाके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें। उसके बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ आपको सीक्वेंस में जब तक आप नहीं फॉलो करते हैं तब तक आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो ये नेशनल इनकम का वीडियो जो है बेसिकली 2 पार्ट में होगा। तो आज का लेक्चर पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स देखेंगे। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ सर्वे और बजट से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बल्कि इसके कंसेप्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जो भी अपकमिंग बिहार में एग्जाम्स हैं, जैसे बीपीएससी एईडीओ हो गया, बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर बिहार विधान परिषद के अंतर्गत जो एएसओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए एक बार हम लोग रीकैप देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो उसके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हमने मीनिंग देखा था एक डायग्राम के जरिए, जिसमें 2 चीजें थी। एक हाउस होल्ड हो गया, दूसरी तरफ फर्म है। फर्म मतलब कोई बिजनेस यूनिट। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे थे, जैसे लेबर हो गया, लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले में हमें फैक्टर इनकम मिलता था। जब हमारे पास फैक्टर इनकम आया यानी कि पैसा आया, तो उसके एवज में हम अपनी जरूरतों के सामान के लिए हम लोग खर्च करते थे। वो पैसा वापस से फैक्ट्री के पास ही जाता है, किसी इंडस्ट्री के पास जाता है, और उसके बदले में, उस पैसे के बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। तो ये जो इनकम होता है किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में घूमता है, ये इस डायग्राम के जरिए हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट, इन सभी को मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया था। सर्कुलर फ्लो में कौन कौन से मेजर प्लेयर्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और फिर फॉरेन सेक्टर। हमने 2 प्रकार के सर्कुलर फ्लो को देखा था, एक रियल सर्कुलर फ्लो और दूसरा नॉमिनल। तो ये दोनों जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आधा आधा पार्ट है, जिसमें रियल फ्लो में क्या होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और दूसरी तरफ नॉमिनल में पैसे का फ्लो होता है। पहले वाले में, रियल फ्लो में, पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ अलग अलग इकोनॉमी में देखा था, जिसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म थे। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर कैसे उसमें इंटरवीन करती है। और सबसे लास्ट में हमने देखा था 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का क्या रोल होता है। फिर अलग अलग प्रकार के हमने वेरिएबल्स देखे थे, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। इन सब को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे पार्ट 1, जो कि होगा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, और पार्ट 2 इसका अगला पार्ट होगा, जिसमें हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, नॉमिनल और रियल जीडीपी, बेस प्राइस क्या होता है, करेंट प्राइस क्या होता है, ये सब कुछ हमारा कंसेप्ट जो है पार्ट 2 में क्लियर होगा। एक ही पार्ट में ये बताना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आपके लिए मैं जितना यूजर फ्रेंडली हो सकता है वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है समष्टियां। तो ये बेसिकली अर्थव्यवस्था की कुल गतिविधि दर्शाने वाले एक सांख्यिकीय माप है, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेजर्स है। जैसे कि इनको हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो बेसिक शब्दावली होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमिक वैल्यू को, उन्हीं को हम लोग एग्रीगेट्स बोलते हैं। जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के एग्रीगेट्स हैं। फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, डिप्रिसिएशन। ये अलग अलग करके मैंने समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चलिए सबसे पहला एग्रीगेट्स है फाइनल गुड्स। जीडीपी का आप लोग डेफिनेशन याद करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उस पर हम लोग बाद में आएंगे। उसका डेफिनेशन बेसिकली हम लोग याद करते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, अंतिम उपभोग हेतु वस्तुएं। अब उस स्टेज में उनको सीधे उपभोग कर लिया जाएगा। अब वो आगे किसी और प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे, उनको बेसिकली हम लोग खरीदते ही हैं उपभोग करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, दूध एक गृहस्थी द्वारा खरीदा जाता है, तो वो दूध कंज्यूम करने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचने के लिए। अब वहीं दूसरा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में कोई अलग गुड्स नहीं होते,
बल्कि एक ही गुड्स एक समय पे फाइनल गुड्स भी हो सकता है और दूसरे समय पे वह इंटरमीडिएट गुड्स। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग दूध का एग्जांपल ले तो किसी घर के द्वारा खरीदा जा रहा है वो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए। लेकिन वही दूध को अगर कोई बेकरी खरीदता है, जो बेकरी की दुकानें चला रहा है, मिठाई बना रहा है या फिर वो चाय बेच रहा है, तो वह दूध को उपभोग नहीं करेगा बल्कि उसको आगे प्रोसेस करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो उस समय वहां पे वह दूध उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर उससे केक बना रहा है या चाय बना रहा है तो चाय हो गया फाइनल गुड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला, एग्रीगेट्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। तो पूंजीगत वस्तुओं का समय के साथ क्षय, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वस्तु, एक समय के बाद उसमें क्या होता है, कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या होता है, इस्तेमाल करते करते उसमें कुछ वियर एंड टीयर हो जाता है, मतलब उसकी कोई मशीनरी जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर अभी आप कोई ब्रांड न्यू मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी कीमत है 20,000 रुपया, जैसे 20K यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 20,000 रुपया है। अगर अगले साल उसको आप बेचने जाइएगा सेकेंड हैंड तो वह 20,000 में थोड़ी बिकेगा, क्योंकि उसको आपने यूज़ किया, उसके जो मशीनरी पार्ट्स थे उसको आपने यूज़ किया, वियर एंड टीयर हो गया। अब उसमें रिपेयर की ज़रूरत हो सकती है, उसका लाइफ उतना नहीं रहा जितना एक ब्रांड न्यू मोबाइल का होता। तो उसमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन लग जाएगा, कुछ प्राइसेस उसमें घट जाएंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है सकल मूल्य। तो मूल्यह्रास घटाने से पहले उत्पादन का कुल मूल्य, जो ये 20,000 था, यह होता है ग्रॉस वैल्यू। अब अगर उसमें हम डिप्रिसिएशन को अगर इंक्लूड करते हैं तब जाके वह हो जाता है नेट वैल्यू। इसको एक डायग्राम के मदद से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है ग्रॉस और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नेट, यानी कि शुद्ध। तो ग्रॉस वैल्यू जैसे 20,000 था मोबाइल का, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन जब घटाते हैं, यानी कि 8,000 रुपया हम लोग घटा रहे थे, तब हमारे पास नेट वैल्यू आ रहा था 12,000। अब ये डेप्रिसिएशन हो गया, हमने डेप्रिसिएशन इस ग्रॉस वैल्यू से माइनस किया। अब अगर हमें नेट से ग्रॉस तक जाना है तब हम लोग नेट में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। जैसे 12,000 रुपया हमारा नेट वैल्यू है उस मोबाइल का, उसमें अगर हम लोग डिप्रिसिएशन हमारा कितना था 8,000, अगर हम इसमें 8,000 जोड़ देते हैं तब हमारा ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वाइसे वर्सा होता है। जैसे जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर होता है आपका एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस में सभी कुछ इंक्लूड किया जाता है और जब उसमें से डिप्रिसिएशन हटा देते हैं तब जाके वो बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर आइए यहाँ अगला एग्रीगेट्स देखते हैं, कैपिटल यानी कि पूंजी। तो यह उत्पादन के मानव निर्मित साधन होते हैं। उत्पादन करने के लिए जो भी साधन का इस्तेमाल किया जाता है, एक मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कैपिटल होते हैं, जैसे फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया और ह्यूमन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। अब हो सकता है यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मशीन्स जो है वह फिक्स थोड़ी होती है। अगर हम लोग फैक्ट्री एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो मशीन को तो हम लोग कैरी कर सकते हैं, वह फिक्स नहीं। देखिए, मशीन को कैरी किया जा सकता है लेकिन वह फिर भी फिक्स्ड कैपिटल में ही आएगा, क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जाता है और ये बहुत ही बड़े साइज में होता है। तो ऐसा नहीं कि मशीन आज यहाँ लगा हुआ है तो कल उठा के हम लोग यहाँ ले गए, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे ही मानते हैं। उसको स्थिर पूंजी बोलते हैं। मशीनें हो गए, भवन हो गया, बिल्डिंग को उखाड़ के दूसरे जगह तो हम लोग नहीं ले जाते हैं। फिर हो गया आपका वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। कोई भी बिजनेस आपने सेटअप किया है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल, जिसमें कच्चा माल हो गया, नकद हो गया, ये आपको डेली बेसिस पे चाहिए। यह एक लंबे समय तक लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, वियर एंड टियर, इसमें रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन कैपिटल, ये हमें जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। हमें सबसे पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा और स्किल, अगर इस कौशल है हमारे पास तो वह काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम होते हैं जिसमें स्किल की जरूरत होती है। तो ये सब क्या है, एक तरीके का पूंजी ही है। फिर आइए हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सब नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स ही हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू या फिर आर्थिक क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां किसी देश की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। देखिए, यहाँ इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब कि वह मैप पे नहीं, पॉलिटिकल वाइज हम लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र ये होता है जहां पे उस देश के निवासी काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि घरेलू आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। जैसे विदेशों में भारतीय दूतावास, अगर हमारा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी लंदन में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अगर कोई भारतीय निवासियों के जहाज या फिर विमान है किसी दूसरे देश में, वो उड़ रहे हैं या फिर वह चल रहे हैं समुद्र में दूसरे देश में,
तो वो हमारा टेरिटरी ही काउंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय तेल प्लेटफॉर्म, जैसे कि किसी समुद्र में या महासागर में वहाँ तेल का खनन हो रहा है, वो इंडियन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, वहाँ इंडियन कंपनी का स्वामित्व है, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगा, इंडिया के टेरिटरी में। लेकिन कौन सा चीज़ भारत की टेरिटरी में नहीं काउंट होता, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं काउंट होता? तो भारत में विदेशी दूतावास, अगर कोई फॉरेनर एम्बेसी हमारे देश में है, जैसे कि यूएस एम्बेसी अगर इंडिया में है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं काउंट होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऑफिस है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। लेकिन अगर इनका कोई रीजनल ऑफिस इंडिया में है, इंडिया में भी होगा ही ऑफिस, तो ये उनके टेरिटरी में काउंट होगा, वो हमारी टेरिटरी में नहीं काउंट होगा। विदेशी निवासियों के जहाज व विमान, अगर कोई विदेशी जहाज है या फिर कोई विमान है, वो हमारे देश में उड़ रहा है, यहाँ पे कार्यरत है, तो वो हमारे टेरिटरी में नहीं काउंट होगा। अब ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, तब वहाँ पे हमें डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी में डिफरेंस समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए अगला एग्रीगेट्स है नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि सामान्य निवासी। देखिए सामान्य निवासी कहने का मतलब वे व्यक्ति जो सामान्यतः किसी देश में रहते हैं और जिनका आर्थिक हित केंद्र उसी देश में होता है, तो वह उस देश में रह रहे हैं, चाहे हमारे देश में रहें या फिर हम लोग जाके किसी और देश में रहें, लेकिन उनके साथ क्या होना चाहिए? हमारा आर्थिक हित केंद्र उसी देश में होना चाहिए जहाँ पे वह रह रहे हैं। तो आर्थिक हित केंद्र कहने का मतलब कि वहाँ पे वह आय अर्जित कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी है और आर्थिक गतिविधियां करना, वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, तब वो वहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। अब एक टर्म और है सिटीजन्स, यानी कि नागरिक, वो एक डिफरेंट टर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट भारत में कौन कौन शामिल होते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे भारतीय, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा अगर कोई भारतीय रह रहे हैं भारत में, तो वह नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, यानी कि सामान्य निवासी भारत के कहलाएंगे। 1 वर्ष से अधिक आर्थिक कारणों से भारत में रहने वाले विदेशी, अगर कोई विदेशी हैं 1 वर्ष से ज़्यादा, वह किसी आर्थिक कारण से रह रहे हैं, यहाँ पे उनका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, खाना कमाना चल रहा है, तब वह नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, अगर विदेशों में भारतीय दूतावासों में कार्यरत भारतीय, जैसे कि हमारा इंडियन एम्बेसी हो सकता है यूएसए में, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिप्लोमेट तो होंगे ही, कोई ना कोई इंडियंस वहाँ काम करेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे यूएसए के सिटीजन्स आके काम करेंगे, इंडियंस ही वहाँ काम करेंगे, तो वो क्या है? वो नॉर्मल रेसिडेंट भारत के ही कहलाएंगे। और भारतीय जहाजों व विमानों पर कार्यरत भारतीय, मतलब कि अगर कोई इंडियन शिप है या फिर इंडियन एयरक्राफ्ट है, किसी दूसरे टेरिटरी में, किसी दूसरे देश में वह काम कर रहा, उड़ रहा है, तो वो क्या है? उस पे जो कार्यरत इंडियंस हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के ही कहलाएंगे। अब भारत के नॉर्मल रेसिडेंट में कौन लोग शामिल नहीं होते हैं? तो अल्पकालिक विदेशी पर्यटक, यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, भारत में आते हैं कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के नहीं कहलाएंगे। अब दूसरा कौन लोग शामिल नहीं होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में? तो फॉरेन डिप्लोमेट्स, यानी कि विदेशी दूतावासों में कार्यरत विदेशी राजनयिक। तो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं इंडिया में, जैसे इंडिया में कोई यूएस का एम्बेसी है या फिर किसी और देश का एम्बेसी है, तो उसमें यूएस सिटीजन ही काम करेंगे, तो वो भारत के नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे काउंट नहीं किए जाएंगे। और 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में कार्यरत भारतीय, अगर कोई भारतीय ही है और वह किस विदेश में किसी दूसरे देश में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वह उनकी आर्थिक गतिविधि वहाँ पे है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। अब चलिए अगला एग्रीगेट्स देखते हैं, नागरिक यानी कि सिटीजन्स। तो सिटीजन्स और नॉर्मल रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम लोग सिटीजन का डिफरेंस जान लेते हैं। तो वह व्यक्ति जो किसी राज्य का कानूनी सदस्य होता है, राज्य का कानूनी सदस्य कहने का मतलब किसी स्टेट का नहीं, भारत में थोड़ी कोई स्टेट का अलग से सिटीजनशिप मिलता है, हम लोग तो बस भारतीय कहलाते हैं। वह यहाँ राज्य की बात की जा रही है, किसी कंट्री की। तो राज्य का कानूनी सदस्य होता है और देश के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों का उपभोग करता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। और अगर सिटीजनशिप एक्ट की बात की जाए तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा गवर्न की जाती है। अब भारत में नागरिकता किस बेसिस पे प्राप्त की जा सकती है? तो सबसे पहला है जन्म द्वारा, अगर यहाँ पे कोई जन्म लेते हैं तो वह ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं इंडियन। वंश द्वारा, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ के सिटीजन हैं तो आप खुद ब खुद यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, अगर कोई विदेशी है यहाँ पे आके वो रजिस्ट्रेशन करवा के इंडियन रेसिडेंट बनना चाहता है
तो वो बन सकता है। उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, उन लॉ को फुलफिल करना जरूरी है, तब जाके वह इंडियन रेसिडेंट बनते हैं। पंजीकरण कहने का मतलब कि यहाँ के आप रेसिडेंट बन गए। तो अगर आप सपोज करिए कि यूएसए के रेसिडेंट है या फिर आप इंडिया के रेसिडेंट है और आप यूएसए में गए, वहाँ पे आपने शादी वादी कर लिया, वहाँ के आप ग्रीन कार्ड होल्डर बन गए। ग्रीन कार्ड होल्डर कहने का मतलब कि वहाँ पे आपको सिटीजनशिप मिल गई, तो वहाँ पे आप पासपोर्ट अप्लाई करिएगा, वहाँ का पासपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में दो देशों का पासपोर्ट आप रख सकते हैं। एक बार में आप किसी एक ही देश का आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। आप इंडिया का पासपोर्ट आपके पास पहले था, उसको आपको गिव अप करना होगा। उसके बाद आप इंडियन सिटीजन नहीं रह जाइएगा, आप सिर्फ यूएसए के सिटीजन बन जाइएगा। फिर नागरिकीकरण द्वारा भी इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं, और क्षेत्र के विलय द्वारा। सपोज करिए कि श्रीलंका को इंडिया का पार्ट बना लिया जाता है अपकमिंग फ्यूचर में, तो जो श्रीलंका वासी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। अब चलिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट है सिटीजन्स वर्सेस नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि सिटीजन्स जो है एक तरीके का कानूनी व राजनीतिक अवधारणा है, लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही अगर नॉर्मल रेसिडेंट की बात की जाए तो यह एक तरीके का आर्थिक अवधारणा है। तो नागरिक जो है सामान्य निवासी भी हो सकता है और नहीं भी। एक सिटीजन जो है वह नॉर्मल रेसिडेंट किसी परिस्थिति में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला एग्रीगेट्स फैक्टर इनकम। पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप था। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर इनकम। तो फैक्टर मतलब वर्ड वही आ जाता है कि कोई ना कोई सर्विस हम लोग दे रहे हैं, चाहे हम लोग लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर लैंड दे रहे हैं या कैपिटल दे रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनकम का मतलब क्या होता है? तो ऐसा इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न किया जाता है। जैसे यहाँ पे फैक्टर हो गया, कारक हो गया, और उससे अर्जित आय जो होती है। अगर हम लोग जमीन दे रहे हैं तो उस पे उसके बदले हमें कौन सा इनकम मिलता है? किराया होता है। अगर हम लोग मैन पावर दे रहे हैं तो उसके बदले में मजदूरी या फिर हमें सैलरी मिलता है। कैपिटल पूंजी लगा रहे हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है। और अगर हम लोग उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। ये नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, इसको इंक्लूड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है ट्रांसफर इनकम। तो हमने ट्रांसफर पेमेंट देखा था, अब यहाँ ट्रांसफर इनकम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण आय। तो ये ऐसा इनकम होता है जो किसी तरीके का कोई भी प्रोडक्टिव काम करके आपको नहीं मिलता। ये बिना कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिए हुए ही आपको वो इनकम मिल जाता है। जैसे कि पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, लॉटरी मनी अगर आप जीतते हैं तब वो क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम हो गया। इसको हम लोग नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। अब ये नहीं इंक्लूड करने का रीज़न है कि अगर सपोज करिए कि अगर डेटा जारी किया जाए कि हमारे देश का नेशनल इनकम क्या है, पता चलेगा कि भैया एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कोविड की अगर हम लोग बात की जाए, तो उस समय बहुत सारे पेंशन दिए गए थे, स्कॉलरशिप दिए गए थे और अलग अलग टाइप के स्टिमुलस मनी भी प्रोवाइड किए गए थे। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा उस साल नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए इनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्टिव काम करके वह इनकम हासिल नहीं कर रहे हैं। ये एक तरीके का ग्रांट होता है, अनुदान होता है। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टाइप का एग्रीगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि कारक लागत। इसको एक और वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि यह कॉस्ट प्राइस है। देखिए, ये किसी प्रोडक्ट के संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट होता है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो इनिशियल लेवल का कॉस्ट लगता है, उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं? कोई भी सामान बनाने का लागत मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारा उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा। हमने जमीन लिया तो उस पर हमने कितना किराया दिया, सबसे पहले हम लोग रेंट को जोड़ेंगे। फिर कितना सैलरी लगा तो वो हम लोग जोड़ेंगे। फिर कितना उस पर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हम लोग जोड़ेंगे, इंटरेस्ट यहाँ लिख देता है परसेंटेज में। और कितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये सब चीज़, कितना प्रॉफिट हुआ नहीं, कितना प्रॉफिट एक बिजनेसमैन को मिलेगा, वो सब कुछ जोड़ के हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो उसी का डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि फैक्टर प्राइस वह उत्पादन लागत है जिसमें कर और अनुदान शामिल नहीं होते। तो इसमें टैक्स नहीं जोड़ा जाता है और किसी तरीके का सब्सिडी नहीं। ये नॉर्मल कॉस्ट प्राइस होता है। इसके बाद में इसमें फिर टैक्स जोड़ा जाता है और सब्सिडी को माइनस किया जाता है, तब जाके वह मार्केट प्राइस बनता है। और यह उत्पादक कारणों को वास्तव में प्राप्त आय को दर्शाती है। तो यह इस रिफ्लेक्ट होता है कि कितना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट पे हमारा खर्च हुआ है, उसी के जरिए हमें फैक्टर कॉस्ट पता चलता है। तो इसको हम लोग एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि यह कॉस्ट प्राइस होता है।
दूसरा हो गया मार्केट प्राइस, तो इसको हम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं कि यह सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस में हम लोग टैक्स को जोड़ेंगे और उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे, तब जाके हमारा मार्केट प्राइस निकलेगा। तो मार्केट प्राइस का यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, वह मूल्य जो खरीदार कोई भी परचेजर है वस्तु या सेवा के लिए चुकाता है, जो एक्चुअली हम लोग पे करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ही हम लोग पे करते हैं और अनुदान उसमें घटाए जाते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये रहा हमारा फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और इस तरफ रहा हमारा मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पहले इस वर्ड को ध्यान दीजिए, नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध, मतलब इसमें कोई चीज जोड़ा गया है और कुछ घटाया गया है। तो इसमें जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं तब जाके हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, यानी मार्केट प्राइस मिलता है, और मार्केट प्राइस से फिर हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो इसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तब हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। देखिए ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, नेट वर्ड इसीलिए लगा क्योंकि यह शुद्ध है। इनडायरेक्ट टैक्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे फैक्टर कॉस्ट में, और उसमें से सब्सिडी को हम लोग घटा देंगे। तो ये एक सिंगल टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में एफसी में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं और फिर उसमें से सब्सिडी माइनस करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जा रहा है, एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया, वैट हो गया, जीएसटी हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट के उत्पादन पे ही लगता है। और सब्सिडी क्या हो गया, सब्सिडी विशेष तरीके का छूट, जैसे सरकार बोल रही है कि आप ये काम करिए, ये प्रोडक्ट बनाइए, तब हम आपको इतना परसेंटेज का सब्सिडी देंगे। तो उसको तो हमें मार्केट में उतारने के पहले वो हमें माइनस करना होगा, तभी जाके वो प्राइस को एडजस्ट करके हम लोग सेलिंग प्राइस के रूप में प्रेजेंट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि 10 रुपये का कोई पेन है, 10 रुपये लागत लग रहा है किसी पेन को बनाने में, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वह उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, सपोज करिए उन्होंने 15 रुपया रखा, तो ये 5 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो इसमें इंक्लूड हो गया। नेशनल इनकम में कभी भी प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो 5 रुपया है वह क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि उसमें से 5 रुपये में से कुछ मनी इनडायरेक्ट टैक्स होगा और कुछ सब्सिडी होगा, इसीलिए ये 5 रुपया को हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। चलिए अगला, ये भी कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि घरेलू आय। तो घरेलू आय कहने का मतलब कि एक क्षेत्र में जो भी इनकम हो रहा है, जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उसके भीतर जो भी इनकम हो रहा है उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक लेखा वर्ष में देश के घरेलू या फिर आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा अर्जित आय, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, कोई भी एक इकोनॉमिक सेक्टर है डोमेस्टिक रीजन के भीतर, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही क्या होता है एक देश का, तो उसके भीतर जो भी इनकम हो रहा है उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। यह क्षेत्र आधारित होता है, निवासी आधारित नहीं। तो यह क्षेत्र स्पेसिफिक है, रेसिडेंट स्पेसिफिक नहीं, और घरेलू क्षेत्रों में कारकों द्वारा अर्जित आय शामिल होता है। तो इसमें बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को जो भी हम लोग पे कर रहे हैं, जो भी हमारा इनकम हो रहा है, उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। डोमेस्टिक इनकम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी का मतलब हो गया नेट। नेट कहने का मतलब ये ग्रॉस इसलिए नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुआ है, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। ग्रॉस से नेट कब आते हैं, जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डी का मतलब डोमेस्टिक, कि वह घरेलू उत्पाद है, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, और ये फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ा जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं। अब ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, मतलब क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या नहीं शामिल किया जाता। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या शामिल किया जाता है, भारत में भारतीय निवासियों की आय, जो भी इंडियन रेसिडेंट है वो जो भी अर्न कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के माध्यम से या फिर वो सैलरी के माध्यम से, वह सब कुछ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। भारत में कार्यरत विदेशियों की आय, अगर हमारे देश में कोई विदेशी है, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उसका इनकम हो रहा है, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से या फिर सैलरी के माध्यम से, जो भी उनका इनकम हो रहा है वह डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। और भारत और क्या शामिल होता है, तो भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों की आय, कोई भी विदेशी कंपनी है अगर वो भारत में स्थित है, जो भी वो अर्न कर रही है वो सब कुछ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होता है। अब ये आगे जाके कैसे अलग होता है उसको हम लोग देखेंगे। क्या इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो विदेश में कार्यरत भारतीयों की आय, कोई भी इंडियन है विदेश में जाके वो कुछ समय के लिए वो अर्न कर रहे हैं,
तो वो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। और विदेश में कार्यरत भारतीय कंपनियों की आय, अगर इंडियन कंपनी का कोई भी ब्रांच, ऐसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अब जमाना है, दूसरे दूसरे देश में जैसे रिलायंस ही हो गया या फिर एसबीआई हो गया, बहुत सारे देशों में उनके ब्रांचेस हैं, तो वहां पे अगर वो इनकम कर रही है वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग काउंट करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। अब नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय। तो देखिए राष्ट्रीय आय डोमेस्टिक इनकम से कैसे डिफरेंट है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा टोटल जो फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। यह निवासी आधारित अवधारणा है, क्षेत्र आधारित नहीं है। तो ये रेसिडेंट बेस्ड है, ना कि टेरिटरी बेस्ड। डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी बेस्ड था और नेशनल इनकम निवासी आधारित है, जो यहाँ के निवासी अर्न कर रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे है। निवासियों द्वारा अर्जित उत्पादक कार्यों की आय होती है। तो जो भी रेसिडेंट होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, जैसा लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसमें हमने देखा था कि क्या क्या उनका इनकम होता है, वह उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। नेशनल इनकम जो है यानी राष्ट्रीय आय, वह निवासी आधारित है, रेसिडेंट बेस्ड है। तो रेसिडेंट का डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है उन एग्रीगेट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। तो रेसिडेंट हमने उसका डेफिनेशन देख लिया था। तो ये नेशनल इनकम में हमेशा रेसिडेंट का इनकम को काउंट किया जाता है। और डोमेस्टिक इनकम जो है यह क्षेत्र आधारित होता है, जो भी क्षेत्र होगा उसके बेसिस पे। अब ये नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग देखने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल किया जाता है और किस चीज को शामिल नहीं किया जाता। तो क्या शामिल किया जाता है, भारत में अर्जित भारतीयों की आय, जो भी इंडियंस हैं इंडिया में ही जो कमा रहे हैं वह शामिल किया जाएगा नेशनल इनकम में। विदेश में कार्यरत भारतीयों की आय, विदेश में अगर कोई इंडियंस काम कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में ही काउंट करेंगे। और विदेश में कार्यरत भारतीय कंपनियों की आय, विदेश में अगर कोई इंडियन कंपनीज है वहां पे प्रॉफिट कर रही है या अर्न कर रही है तो वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में वो काउंट नहीं हो रहा था। क्या इसमें शामिल नहीं किया जाता, कोई विदेशी है वह इंडिया में काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, चाहे इंडियन कंपनी हो गया या फिर वो फॉरेनर कंपनीज हो गया, अगर वो काम कर रहे हैं वहाँ यहाँ के रेसिडेंट नहीं है तो वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। और भारत में विदेशी कंपनियों की आय, इंडिया में अगर कोई फॉरेनर कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनका कुछ इनकम हो रहा है तो वो इनकम हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होगा। जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट मतलब कि उसमें डेप्रिसिएशन को हटाया जाता है, एन मतलब नेशनल कि वह राष्ट्रीय है। तो क्या क्या चीज शामिल किया जाता है नेशनल इनकम में और क्या क्या चीज नहीं शामिल किया जाता है, यहाँ हमने देख लिया। और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद, तो ये फैक्टर कॉस्ट पे हमेशा काउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, एक तरफ है डोमेस्टिक इनकम, दूसरे तरफ है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे, तब जाके हमें नेशनल इनकम प्राप्त होगा। और नेशनल इनकम अगर हमें पता है तो उसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको माइनस करेंगे, तब जाके डोमेस्टिक इनकम हमें प्राप्त होगा। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तो डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या देखा था कि हमारे क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जो भी इनकम हो रहा है, चाहे वो रेसिडेंट रहे या ना रहे, जो भी इनकम हो रहा है वो सब कुछ काउंट कर रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम में क्या था, सिर्फ रेसिडेंट के द्वारा जो इनकम हो रहा है, चाहे वो देश में रहे या फिर दूसरे देश में रहे, अगर इनकम कर रहे हैं तो उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक इनकम में जैसे कि कोई विदेशी है वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये पैसा क्या करेगा, बाहर भेजेगा, तो वो हमारे देश से घटेगा, हमारे इनकम में से घटेगा, क्योंकि वो पैसा क्या हो रहा है दूसरे देश में, जिस देश के निवासी हैं उसमें उनको वो ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर नेशनल इनकम में देखें तो नेशनल इनकम में क्या है कि जो इंडियन रेसिडेंट है अगर बाहर विदेश में वो काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पैसा तो हमारे देश में ही ना भेजेंगे। वहाँ पे ठीक है उनका कंजम्पशन हो रहा है लेकिन वो पैसा तो भेजेंगे, वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है, तो वो पैसा हमारे पास आ भी तो रहा है। तो वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना पैसा जा रहा है यानी कि विदेश में निवासियों की आय में से भारत में विदेशियों की आय को घटाया जाता। तो यहाँ नेट का मतलब हो गया कि अगर पैसा जो है इनकम अर्न बाय रेसिडेंट अब्रॉड, जो रेसिडेंट हैं हमारे भारत देश के निवासी हैं वो बाहर में पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन विदेशी यहाँ
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं तो वो बाहर भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे इकोनॉमी से घटेगा, वही जाके हमें नेट जो वैल्यू होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या करेंगे कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को जोड़ेंगे और उसका फॉर्मूला ये होता है, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम अगर हमें प्राप्त करना है तो हम लोग NFIA को माइनस करेंगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सपोज करिए कि डोमेस्टिक इनकम एक देश के अंतर्गत जो भी अर्निंग हो रही है उसको हम लोग सभी चीज को कैलकुलेट करते हैं एक देश के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, 100 रुपया हमारे देश के अंदर कमाई हो रहा है, चाहे वह यहाँ के रेसिडेंट रहें या ना रहें, बस ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन नेशनल इनकम में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 120 रुपये। तो ये 20 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कि कुछ पैसा बाहर जा रहा है तो कुछ पैसा अंदर भी आ रहा है। अब चलिए तीनों चीज को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो ग्रॉस से जब हमें नेट पे आना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस में डिप्रिशिएशन को घटाएंगे तब हम लोग नेट पे आएंगे, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट में डिप्रिसिएशन को जोड़ेंगे तब हम लोग ग्रॉस पे आएंगे, यानी सकल पे आएंगे। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग जोड़ेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वो उसका फॉर्मूला था, वो क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तब जाके हमें मार्केट प्राइस मिलेगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस करेंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी इजी है, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे हम लोग कैसे आते हैं, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब जोड़ेंगे तब हमें क्या होगा, नेशनल इनकम मिलेगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला था, इनकम अर्न बाय रेसिडेंट अब्रॉड, मतलब कि विदेश में निवासियों की आय और भारत में विदेशियों की आय का डिफरेंस, ये था नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला। तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे तब हमें नेशनल इनकम प्राप्त होगा, और नेशनल इनकम से फिर डोमेस्टिक इनकम में हमें आना है तो नेट फैक्टर इनकम को हम लोग माइनस करेंगे तब जाके हमें डोमेस्टिक इनकम प्राप्त होगा। अब ये सब वर्ड्स जो है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपको फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब चीज नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें जब हम लोग उसको अप्लाई किए तब जाके हमें क्लियर हुआ कि अच्छा फैक्टर इनकम इन चीज़ों में काम आता है, फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो ये इकोनॉमिक्स बेसिकली यही है, एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको इसको सीक्वेंस में ही देखना होगा। और आगे जो अगला पार्ट आएगा उसमें GDP होगा, तो उसमें देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप GDP से सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। GDP क्या है, ग्रॉस हो गया, ये डोमेस्टिक हो गया। ग्रॉस से हमें नेट पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन इसमें माइनस करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें NFIA को जोड़ेंगे तब जाके हमें नेशनल मिलेगा। और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं। यहाँ पे हो सकता है ये फैक्टर कॉस्ट होगा, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तब जाके हमें मार्केट प्राइस निकल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग GDP से NNP आए, GDP से हम लोग NDP भी निकाल सकते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो टर्मिनोलॉजी सब कुछ एक ही फॉर्मूला से निकल जाएगा, वो अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व क्या होता है। तो ये क्या करती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को नापती है, वो तो नाप तौल करती है उसका। जैसे कि राष्ट्रीय आय देश के समग्र आर्थिक प्रदर्शन और विकास को मापने में सहायक होती है। अगर किसी भी देश की आर्थिक प्रदर्शन, उसके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट को देखना है, उसको नापना है, तब हम लोग नेशनल इनकम को ही देखते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, मतलब कि अगर नेशनल इनकम में किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है तो वह इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाता है, और अगर इसमें नेशनल इनकम में अगर गिरावट हो रही है तो वह इकोनॉमिक मंदी को, यानी कि वह इकोनॉमिक स्लो डाउन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख सकते हैं, जैसे यदि भारत की राष्ट्रीय आय लगातार 5 वर्षों तक बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन, रोजगार और आय स्तर बेहतर हो रहे हैं। ये सब बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में ये सब जो टर्म्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इन सब टर्मिनोलॉजी को आप समझ जाइएगा तो बजट आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा है कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करता है। तो कैसे करता है, राष्ट्रीय आय विशेषकर पर कैपिटा इनकम जो होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, देशों या फिर क्षेत्रों के जीवन स्तर की तुलना करने में सहायक होती है। हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि US का या फिर ब्रिटेन के लाइफस्टाइल जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, या फिर इस शहर का
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये किस बेसिस पे हम लोग करते हैं? अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग देखें तो वो यही नेशनल इनकम के बेसिस पे ही करते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्रीज लाइक यूएसए और जर्मनी इज हायर देन इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज देयर पर कैपिटा इनकम इज मच हायर। तो ये यूएसए के जो रेसिडेंट होते हैं या फिर जर्मनी के जो लोग होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर है विकासशील देशों से। तो भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री ही है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग नेशन के पर कैपिटा इनकम से। तीसरा, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या महत्व है नेशनल इनकम का? तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में मदद करती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम है तो सरकार क्या करेगी? प्रोत्साहन पैकेज जारी करेगी, टैक्स रिबेट करेगी, या फिर रोजगार योजनाएं शुरू कर सकती है। ये देखेगी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, किसी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तभी तो जो जाके प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। कुछ प्रोत्साहन पैकेज होता है, जैसे स्वामित्व योजना हो गया, या फिर किसी और तरीके का, ये सब जो फंड्स देखते हैं, टैक्स में रिबेट करेंगे, टैक्स स्लैब में चेंजेस करेंगे, और अलग अलग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं, जैसे एमजी नरेगा हो गया, ये सब चीज़ वो जारी करेंगे। इकोनॉमिक, ये नेशनल इनकम को ही देख के, उसी के डेटा को देख के। अभी इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये क्या करता है कि ये अनपेड वर्क को इग्नोर करता है। राष्ट्रीय आय में अवैतनिक सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। जो काम करने के लिए कोई हमें ये नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता, उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इकोनॉमिक वेलफेयर में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि किन कार्यों को यह इग्नोर करती है। तो गृहिणियों द्वारा किया गया घरेलू कार्य या फिर बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती, जबकि इसका वास्तविक आर्थिक महत्व बहुत है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत है, लेकिन इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। यह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दर्शाता है। तो राष्ट्रीय आय केवल कुल आय को दर्शाता है, ये टोटल इनकम को दर्शाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि आय जो है यानी इनकम लोगों में कैसे वितरित है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो सकती है, हो सकता है उसका नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यदि अधिकांश आय कुछ अमीर लोगों के पास ही केंद्रित हो तो आम जनता गरीब रह सकती है। इसीलिए ये इसकी एक सीमाएं हैं, एक तरीके का लिमिटेशन है कि ये दिखाता नहीं है कि कितना धन किनके पास है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं दिखाता। इन्वायरमेंटल कॉस्ट को ये इग्नोर करता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय क्षति और पारिस्थितिक लागतों को शामिल नहीं किया जाता। जो हम लोग अचीव कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करके, उसके कारण जो इन्वायरमेंट को लॉस हो रही है, उसको ये इग्नोर करती है। जैसे उद्योग जो है उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगा ही, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु क्षति की लागत को इसमें घटाया नहीं जाता। तो ये सब नेशनल इनकम की कमियां हैं। अब आगे जाके हम लोग एक और टर्म देखेंगे, ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है। अब बहुत जल्दी इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम लोग बाकी के जो टर्म्स हैं नेशनल इनकम के, वो हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।